नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। 18वीं लोकसभा ने एक बात को दोबारा साबित किया, या यूं कहें तिबारा साबित किया, कि प्रधानमंत्री जी चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदल सकते, विपक्ष पर हमला करना नहीं बदल सकते, और साथ ही झूठ बोलना या तथ्यों में हेर फेर करके उन्हें पेश करना नहीं बदल सकते। और देखिए, इसकी जिंदा मिसाल मणिपुर है। बहुत मजबूरी ही में सही उन्होंने लोकसभा में तो पूरी चुप्पी रखी मणिपुर पे, जब विपक्ष पर लगातार बोला जा रहा था उनके भाषण के दौरान मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जस्टिस फॉर मणिपुर। लेकिन राज्यसभा में उन्होंने मणिपुर पर अपना ध्यान उद्गार प्रकट किया। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। और काफी कुछ उसी तरह से पेश किया जैसे उन्होंने कहा था कि वे बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए हैं। उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि मणिपुर में अब कंडीशंस नॉर्मल हैं, पहले से बेटर हैं, लगातार सुधर रही हैं। लेकिन मोदी जी, जिस समय आप यह बात कह रहे थे सदन के भीतर खड़े होकर, ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन दे रहा था आपकी मणिपुर में चल रही डबल इंजन की सरकार के बारे में, वह आपके दावे की पोल खोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे मणिपुर सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, नो ट्रस्ट। आइए मेरे साथ पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन, जो सिर्फ एक अंडर ट्रायल, जी हां, एक कुकी समाज का अंडर ट्रायल जेल में बंद व्यक्ति है जिसे इलाज चाहिए, लेकिन स्टेट इतना जबरदस्त है कि इलाज नसीब नहीं हो पा रहा इस कुकी समाज के अंडर ट्रायल को। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को। आइए देखिए कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने। सॉरी काउंसिल, we do not trust the state (bracket में of Manipur). We do not. The accused was not taken to hospital because he is from Kuki community. So sad. We direct him to be examined now. If the medical reports reveal something serious, we will take to task. Remember that. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के यह सख्त शब्द बता रहे हैं कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां कितना नॉर्मल है। और यह भी समझ आ रहा है कि पिछले एक साल में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप देश के इकलौते उस राज्य में क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि हर जगह तो आप चुनाव प्रचार के लिए गए, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर नहीं गए। तो मणिपुर में हाल इतने बदतर हैं कि एक कुकी अंडर ट्रायल को इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मणिपुर नहीं, असम ले जाया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो पहला तो ये। और अब सुनते हैं कि आखिर राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन सहित सारा विपक्ष बाहर आया, जिसमें बीजेडी भी आया, उड़ीसा का बीजेडी। और तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री जी आपको झूठ बोलने की आदत है और आप गलत तथ्यों को रखकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए बहुत जरूरी अहम सवाल। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्य के हिसाब से बता दिया कि दरअसल देश में कॉन्स्टिट्यूशन कौन नहीं चाहता था। आपका प्रिय संगठन आरएसएस, जनसंघ, वह विरोध में था। और साथ ही एक दूसरा झूठ जो लगातार आप और आपकी पूरी टीम बोलती रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। आइए सुनते हैं उस बारे में भी मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से खुद अंबेडकर द्वारा लिखे गए पत्र से उद्धृत करते हैं, यानी कोट करते हैं।
सुनिए। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है, उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में ये कहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। सुन रहे हैं आप? समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। और अब देखिए द ग्रेट मणिपुर। जो बात आपने रखी मोदी जी राज्यसभा में, अगर आप ये लोकसभा में रख देते तो क्या हो जाता? या राष्ट्रपति अभिभाषण में भी आप अगर मणिपुर को इंक्लूड कर देते तो क्या हो जाता? शायद तब आपको लोकसभा में राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिलता। सुनिए। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया, मणिपुर को आपने जला दिया है। या फिर फायरी सांसद महुआ मोइत्रा के शब्द शायद इस तरह से फ्रेम ना होते। सुनिए। One morning the bonfires leapt out of the earth, devouring human beings. And from then on the fire, from then on blood. Come, see the blood on the streets. Come, see the blood in the streets. Please go to Manipur, see the blood in the streets. या फिर वहां से सांसद चुनकर आए बिनोय ओकीजाम का यह जो ऐतिहासिक भाषण है, उसमें जो टपकता दर्द है, वह दर्द कुछ कम हो गया होता। बिनोय का यह भाषण बार बार उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए जो देश में लोकतंत्र चाहते हैं और जो मणिपुर को भारत का हिस्सा मानते हैं। सुनिए बिनोय ने क्या कहा। 60,000 people languishing in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you bring that. I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and a nationalist party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. और आइए अब चलते हैं दूसरे दावे की तरफ। दूसरा दावा कश्मीर को लेकर है। कश्मीर आपको बहुत प्रिय है। कश्मीर आपके एजेंडे पे, यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, उससे पहले आरएसएस के एजेंडे में और उससे पहले भी जनसंघ के एजेंडे में 50 साल से रहा है। और आपने वह मिशन पूरा किया, 370 हटा दिया और दावा किया आपने खड़े होकर सदन में कि देखिए कश्मीर में कितना जबरदस्त लोकतंत्र का बोलबाला है। लेकिन मोदी जी, आप यह बताना भूल गए कि जब इतना फील गुड कश्मीर में है तो आखिर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या वजह थी कि आप सब कुछ करने के बाद बतौर पार्टी वहां पर मैदान ही में नहीं आए? और छोड़िए उसे भी साइड में कर लीजिए, तो यह बताइए कि जो पिछले 5-6 महीनों में इतने आतंकी हमले हुए हैं और जिस तरह से पहली बार इस तरह से टूरिस्ट को निशाने पे लिया गया है और आपका अपना डीजीपी बता रहा है कि एनिमी एक्ट लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
ये फील गुड का अनुभव कम से कम ये घटनाएं तो नहीं दे रही हैं, बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर रिजेंटमेंट है और इस रिजेंटमेंट की बहुत ठोस वजह हैं। और आइए अब चलते हैं आपके साथ आपका जो फेवरेट नारा है, सबका साथ सबका विकास। वाकई यह तो कमाल है मोदी जी कि आपने जो मंत्रिमंडल बनाया वह देश का पहला ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जी हाँ, यही आपका सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि आज की तारीख में देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और आप तो देश भर में चुनाव लड़े, सिर्फ केरल में एक मुसलमान उतारा, वह भी हार गया। कहीं और से आपने किसी मुसलमान को चुनाव तक नहीं लड़ाया। तो पहला क्रॉस चेक तो आपका ये हुआ। और दूसरा देखिए, जिस तरह की बदले की भावना दिखाई दे रही है जमीन पर। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रही हूं। 4 जून को रिजल्ट आता है और 4 जून से देख लीजिए अब तक, यानी 3 जुलाई तक जो घटनाक्रम है वह बता रहा है कि जमीन पर आप और जो पूरा तंत्र है आपका, वह किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है। यहां मैं बात सिर्फ गिरिराज सिंह की बात नहीं कर रही हूं, जो आपके सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बिहार से चुन के आए, जो पब्लिक डोमेन में कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये 8 लिंचिंग की घटनाएं हैं, यानी भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं हैं, और यह पूरे देश में फैली हुई हैं। राजस्थान से लेकर झारखंड, उड़ीसा, हर जगह ये जो घटनाएं हैं यह चीख चीख कर कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास जमीन पर किस तरह की नफरत को उड़ेल रहा है। और देखिए, ये घटनाएं जो एक भीड़ के द्वारा हिंसा की गई घटनाएं हैं, जिसमें हिमाचल से लेकर तेलंगाना तक एक ही ढंग से भीड़ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है। और तीसरा, जो आपका और आपके तंत्र का फेवरेट तंत्र बन गया है, जी हाँ, फेवरेट औजार बुलडोजर। किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर चला। सिर्फ बात उत्तर प्रदेशी की नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अकबरपुर से लेकर मुरादाबाद हर जगह मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर बेलगाम चल रहा है। बाकी जगहों पर भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला, इससे ठीक पहले बुलडोजर चला। यह सब बता रहा है कि दरअसल आपका सबका साथ सबका विकास का नारा, चाहे आप राज्यसभा में दें या लोकसभा में, उसकी नींव किस नफरत पर खड़ी हुई है। और अंत में यह जिक्र करना जरूरी है कि नीट, जिसे आपने कहा कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, विपक्ष बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है। मोदी जी, आपने नहीं सुना होगा अपने शिक्षा मंत्री का यह बयान, धर्मेंद्र प्रधान जी का यह बयान, ध्यान से सुनिए आप, आपके तंत्र को भी सुनना चाहिए। जैसे ही नीट पर हंगामा शुरू हुआ, विपक्ष और राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया। देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, छूटते ही कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुनिए। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है, देयर इज नो करप्शन। और अब आप मजबूरी में, और 100% मजबूरी में, विपक्ष के दबाव की वजह से सदन के भीतर ये पेपर लीक्स, ये जो एजुकेशन सिस्टम का घोटाला है, उसका जिक्र करने को मजबूर होते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण में भी उसका जिक्र होता है, लेकिन पासिंग रिमार्क के तौर पर होता है। और मोदी जी, आज भी जब आप बोल रहे हैं, आपने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं की है। तब आप कैसे मान लेते हैं कि तमाम छात्र बस आपके जो वादे हैं उन पर भरोसा करके घर बैठ जाएं, क्योंकि यहां तो उनका भविष्य दांव पे लगा है। और मोदी जी, एक बात और साफ हो गई है कि आप अभी भी इलेक्शन मोड में हैं। आप जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, और विपक्ष जिस तरह से आप पे निशाना साध रहा है, उससे यह बात साफ है कि जुलाई के अंत में जो सत्र शुरू होगा वह और भी हंगामेदार होगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष की इतनी आवाजें,
इतनी मुखर आवाजें सुनने की पिछले 10 साल में आपको आदत नहीं रही। तो यह भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा लेसन साबित होगा आपके लिहाज से। शुक्रिया।